देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल मेम्ब्रेन। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी 1950s में। कब हुई थी? 1950s में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद हमने सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखा। अगर हमें किसी भी छोटी से छोटी चीज का, माइक्रोस्कोपिक चीज का स्ट्रक्चर देखना है तो किस में देखते हैं? माइक्रोस्कोप में, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, कब हुई बोलो? 1950s में। तब हमने देखा सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई, या क्वेश्चन यूं भी बन सकता है कि सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने कब स्टडी किया। दोनों बातें बोल सकते हैं, ठीक है। कब किया? 1950s में। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cells, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. इसी के बीच क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर चल रही थी केमिकल स्टडीज। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सी स्टडीज चल रही थी? केमिकल स्टडीज चल रही थी। तो उन केमिकल स्टडीज के बेसिस पे साइंटिस्ट्स को पता चला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर। क्या पता चला साइंटिस्ट्स को? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर, कि क्या हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके लिए साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो स्टडी की थी अपनी, वो की थी ह्यूमन आरबीसी पे। किस पे की थी स्टडी? ह्यूमन आरबीसी पे। तो 2 पॉइंट देखे अब तक हमने। पहला, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी हुई 1950s में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ 1950s में। फिर इसी बीच क्या चल रहा था कि साइंटिस्ट ने स्टडी की ह्यूमन आरबीसी की। किसकी? ह्यूमन आरबीसी की। तो उन्हें पता चल गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर पता चल गया कि कैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कैसा हो सकता है स्ट्रक्चर। These studies showed that the cell membrane is mainly composed of lipids and proteins. अब ये जो स्टडीज चल रही थी ना ऊपर, इनसे हमें पता चला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 चीजों से बना है। कितनी चीजों से? 2 चीजों से। पहला लिपिड और दूसरा प्रोटीन। इनके अकॉर्डिंग क्या था? सेल मेम्ब्रेन किस किस से बना है? लिपिड और प्रोटीन। तुम्हें पता है लिपिड भी क्या होता है ना, और प्रोटीन भी, ठीक है। प्रोटीन्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, किससे मिलके बनते हैं प्रोटीन? अमीनो एसिड्स। वेरी गुड। किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड। अब लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें भी जो सबसे ज्यादा जो लिपिड मिलेंगे वो होंगे फॉस्फोलिपिड। कौन से होंगे? फॉस्फोलिपिड। दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। और ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, इनकी बाइलेयर बनी हुई है। बाई का मतलब क्या होता है? 2, मतलब 2 लेयर बनी हुई है। एक फॉस्फोलिपिड की लेयर ये और एक नीचे। तो कितनी लेयर है टोटल फॉस्फोलिपिड की? 2, ठीक है। उसके बाद है ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक टेल्स टुवर्ड्स द इनर पार्ट। अब देखो, लिपिड का स्ट्रक्चर बताया मैंने तुम्हें पहले। पता है तुम्हें लिपिड का स्ट्रक्चर? बायोमोलिक्यूल्स में बताया था अगर तुम्हें याद हो। तो लिपिड में क्या होता है? एक होता है हेड और एक होती है टेल, ठीक है। एक होता है हेड और एक होती है टेल। तो हेड जो होता है ना इनका, वो कैसा होगा बताओ? हाइड्रोफिलिक। हेड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसी होगी? हाइड्रोफोबिक। टेल होगी हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर, है ना। तो हाइड्रो मतलब पानी और फोबिया मतलब डर। तो मतलब ये पानी से दूर भागेंगे। और फिल का मतलब होता है लव। तो ये है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। ये क्या है? वाटर लविंग। और ये है हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो अब इसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। तो लिपिड को हम क्या बोलेंगे? वो तब बताओ, बताया था ये बायोमोलिक्यूल्स में। लिपिड में, लिपिड के अंदर हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है और हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है, दोनों है। जब दोनों चीजें आती हैं तो हम एम्फी वर्ड नहीं यूज करते हैं, है ना। तो लिपिड्स जो होते हैं वो एम्फीपैथिक होते हैं। कैसे होंगे लिपिड्स? एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। हेड कैसा है इनका? हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। देखो वैसे ये तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, पर ध्यान रखना कि जो ये टेल होती है ना,
ये दोनों टेल सीधी नहीं होती। एक टेल जो है वो थोड़ी सी, जैसे मान लो ये है, तो एक थोड़ा सा यूं बना होता है, किंक बना होता है। क्या बना होगा? किंक बना होगा। तो ये जो एक टेल इस तरीके से ना, इसको बोलते हैं हम कि इसकी टेल में किंक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? किंक बना हुआ है। ठीक है, तो हमने देखा कि स्टडीज के अकॉर्डिंग मेनली जो पहले बताया गया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो चीजें होंगी, लिपिड और, बताओ, प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन। मेजर लिपिड कौन सा होगा? फॉस्फोलिपिड। मेजर लिपिड कौन सा है? फॉस्फोलिपिड। और कितनी लेयर होंगी इसकी? दो। मतलब बाई लेयर होगा। क्या होगा? बाई लेयर। अब ये बाई लेयर किस तरीके से अरेंज होती है? देखो थोड़ी बना रही हूं बस। ये एक लेयर होगी, और एक ये लेयर होगी। ठीक है, कितनी लेयर बन गई? दो। अब यहाँ आसपास ये लेयर ना पूरी यूं होती है, यूं सर्कल में। सेल यूं होता है ना, है ना, सेल यूं होता है। तो ये लेयर बस मैंने इतना सा पार्ट दिखाया इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये सीधा बना रही हूं बस, पर है ये सर्कल में। समझ रहे हो? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये जो मैं स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कितनी लेयर है लिपिड की? दो लेयर है। अब बाहर होगा पानी, है ना, तो ये जो हेड है ये किसके कांटेक्ट में होगा? पानी के कांटेक्ट में। किसके कांटेक्ट में होगा? पानी के कांटेक्ट में। और यहाँ सेल के अंदर भी क्या है? पानी है ना साइटोप्लाज्म में। तो देखो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, एक लेयर ये और एक लेयर ये। तो ये हेड किसके कांटेक्ट में है? पानी के कांटेक्ट में। और ये हेड भी सेल के अंदर की साइड किसके कांटेक्ट में है? साइटोप्लाज्म यानी पानी के कांटेक्ट में। तो इसीलिए ये क्या है? हाइड्रोफिलिक। कैसा? हाइड्रोफिलिक। पर ये टेल है, इस टेल को अगर बाहर की साइड रख देते तो क्या ये टिक पाती? बाहर की साइड नहीं टिक पाती ना, क्योंकि ये है हाइड्रोफोबिक। तो इसीलिए अरेंजमेंट किस तरीके से है कि जो हेड होता है वो एक हेड तो होगा बाहर की साइड, एक हेड तो होगा बाहर की साइड, और ये जो दूसरी लेयर का हेड है ये होगा साइटोसोल की तरफ। किसकी तरफ? साइटोसोल की तरफ। और जो ये टेल है तुम्हारी ये होगी बीच में। टेल बीच में क्यों है? क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक है। टेल क्या है? हाइड्रोफोबिक। समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? किसको? इसको? अगर किसी को समझ ना आया हो कैसे होती लेयर तो मैं दोबारा बताऊं। आ गया समझ? ठीक है, लेयर है, उसके अंदर टोटल फॉस्फोलिपिड की दो लेयर है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लेयर है फॉस्फोलिपिड की। हेड बाहर की साइड होगा और दूसरी लेयर का हेड साइटोसोल की तरफ होगा, साइटोप्लाज्म बोलो। ठीक है, और जो टेल होंगी वो बीच में होंगी, क्योंकि टेल्स आर हाइड्रोफोबिक एंड हेड आर हाइड्रोफिलिक। तो हेड बाहर की साइड होगा तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर पानी प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो यही बता दिया कि लिपिड जो है वो मेम्ब्रेन में कैसे अरेंज्ड होंगे। हेड कैसा था? अच्छा एक बात और, जो चीज पानी के कांटेक्ट में आ सकती है ना उसको बोलते हैं पोलर। उसको क्या बोलते हैं? पोलर। और जो पानी के कांटेक्ट में नहीं आ सकती वो होगी नॉन पोलर। वो क्या होगी? नॉन पोलर। तो हेड और टेल में से बताओ पोलर क्या है? हेड। पोलर क्या है? हेड। और टेल क्या है? नॉन पोलर। तो क्या बोला गया कि जो पोलर हेड है, पोलर हेड होगा आउटर साइड में बाहर की तरफ, और जो टेल थी वो थी हाइड्रोफोबिक, तो वो होगी इनर पार्ट में। ठीक है, उसके बाद दिस एंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल, टेल कैसी है? नॉन पोलर। नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। जो नॉन पोलर टेल होती है वो, अब हाइड्रोकार्बन तुम्हें पता है सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। डबल बॉन्ड किस में होंगे? अनसैचुरेटेड में क्या होंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बोला गया ना टेल, जब मैंने तुम्हें लिपिड का स्ट्रक्चर बताया था तो तब बताया था कि जो टेल होती है वो हाइड्रोकार्बन की बनी होती है। नहीं पता तुम्हें? जो
लिपिड होता है ना, लिपिड की ये जो मैंने टेल बताई है तुम्हें अभी, टेल जो बना के दिखाई थी, वो टेल बनी होती है हाइड्रोकार्बन की। किसकी बनी होगी? हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी चेन है वो टेल, ठीक है। अब ये जो टेल है, ये टेल कैसे बोली गई है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। टेल पोलर है या नॉन पोलर? नॉन पोलर है। उसको हमें एक्वस एनवायरनमेंट से यानी वाटर से बचाना है, वाटर से बचाना है, इसीलिए टेल बीच में है और हेड साइड्स में, ठीक है, एक आउटर साइड में और एक साइटोसोल की तरफ। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने देखा कि मेजरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते फॉस्फोलिपिड। क्या होंगे? फॉस्फोलिपिड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉस्फोलिपिड होंगे, फॉस्फोलिपिड के साथ साथ प्रेजेंट होगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी तो एक लिपिड ही है ना। तो लिपिड हमने कितने देखे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? 2। ज्यादातर तो कौन सा मिलेगा? फॉस्फोलिपिड, लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जो पुरानी स्टडी थी उन्होंने हमें बस ये बात बताई थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक होगा लिपिड और एक होंगे प्रोटीन। लेकिन बाद में हुई बायोकेमिकल स्टडीज। कौन सी स्टडीज? बायोकेमिकल स्टडीज। ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, कि किसने हमें बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। पहले हमें बस इतना पता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है और प्रोटीन है, लेकिन आज हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उनके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है। तो ये बात हमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन ने बताई? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने। किसने बताई? बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने बताई। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अलग अलग सेल में क्या होगा? किसी में प्रोटीन ज्यादा है, लिपिड कम है, किसी में क्या होगा? लिपिड ज्यादा है, प्रोटीन कम है। मतलब प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, कांस्टेंट नहीं होता। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है, इन तीनों में से रेशियो बताओ अलग अलग सेल में किसका चेंज होता है? किसका रेशियो चेंज होगा? प्रोटीन और लिपिड का, ठीक है। उसके बाद है इन ह्यूमन बीइंग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल को। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? रेड ब्लड सेल को। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स में आरबीसी की मेम्ब्रेन। अब आरबीसी की मेम्ब्रेन में ह्यूमन बीइंग्स में प्रोटीन होगा 52%। प्रोटीन कितना है? 52%। लिपिड्स होगा 40%। लिपिड्स कितना होगा? 40%, ठीक है। कितना हो गया? 92। तो कार्बोहाइड्रेट कितने बचे? 8%। कार्बोहाइड्रेट कितने होंगे? 8%, ठीक है। किसकी बात की है हमने? ह्यूमन बीइंग्स में आरबीसी की। आरबीसी बोलो या इरिथ्रोसाइट बोलो, उसके अंदर प्रोटीन कितने होंगे? 52%। लिपिड कितने होंगे? 40% और कार्बोहाइड्रेट 8%। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन मिलते हैं, वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। कितने टाइप के मेम्ब्रेन प्रोटीन? इंटीग्रल और पेरिफेरल। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने इनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है? हमने इनको क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसके बेसिस पे? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि किस प्रोटीन को निकालना आसान है और किसको निकालना मुश्किल है। अब इंटीग्रल वर्ड से ही तुम्हें पता चल रहा होगा जो चीज अंदर की साइड होगी, और पेरिफेरल का मतलब जो चीज बाहर की साइड होगी। तो किस प्रोटीन को निकालना आसान है? अंदर वाले को या बाहर वाले को? बाहर वाले को, है ना। तो उस बेसिस पे हमने डिसाइड कर लिया कि जिसको निकालना आसान है वो पेरिफेरल प्रोटीन, और जिसको निकालना मुश्किल है वो इंटीग्रल प्रोटीन। तो हमने प्रोटीन्स को 2 में डिवाइड किया है, इंटीग्रल और पेरिफेरल, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे किया है? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। किसके बेसिस पे? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, किसको निकालना आसान है और किसको निकालना मुश्किल है, ठीक है। अब पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? सरफेस। तो पेरिफेरल मेम्ब्रेन हमें कहाँ मिलेंगे? सरफेस पे। कहाँ मिलेंगे?
सरफेस पे, और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो या तो पार्शियली या टोटली बरीड होंगे मेम्ब्रेन के अंदर। बरी का मतलब होता है धंसना, ठीक है। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो तो हमें मिल गए सरफेस पे, पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ मिले? सरफेस पे। लेकिन इंटीग्रल मेम्ब्रेन या तो पार्शियली मतलब आधे अधूरे, ठीक है, या तो पार्शियली एम्बेडेड होंगे मेम्ब्रेन में या बिल्कुल कंप्लीटली एम्बेडेड होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन कितने टाइप के बोलो? 2 टाइप के। कौन कौन से? इंटीग्रल और पेरिफेरल। किस बेसिस पे डिवाइड किया हमने? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे। एज इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972, वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब एक इम्प्रूव्ड मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मॉडल दिया था सिंगर और निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने। और ये मॉडल इन्होंने दिया था 1972 में। कब दिया था ये मॉडल? 1972 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम। और इनके मॉडल को बोला गया फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इनके मॉडल को क्या बोला गया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब इनके मॉडल के अकॉर्डिंग the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins within the overall bilayer। इन्होंने कहा कि जो लिपिड है ना उनका नेचर है क्वासी फ्लूइड। लिपिड का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, मतलब कुछ फ्लूइड है और कुछ सॉलिड है, ठीक है। क्वासी फ्लूइड मतलब सेमी फ्लूइड, कुछ फ्लूइड और कुछ सॉलिड। तो किसके अकॉर्डिंग जो लिपिड है वो क्वासी फ्लूइड है? किन 2 साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग? सिंगर और निकोलसन। और अगर मॉडल पूछे तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल। अब जो लिपिड है ना वो क्वासी फ्लूइड इन नेचर है, उसी की वजह से पूरी बायलेयर में जो प्रोटीन्स है ना वो लिटरली मूव करते रहते हैं। लिटरल का मतलब तुम्हें बताया हुआ है, क्या होता है लिटरल का मतलब? साइड में, है ना। तो पूरी जो मेम्ब्रेन है उसमें साइड में लेटरल मूवमेंट होती रहती है प्रोटीन्स की। किसकी मूवमेंट होती रहती है? प्रोटीन्स की। क्यों होती रहती है? क्योंकि लिपिड का नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड। कैसा लिपिड का नेचर? क्वासी फ्लूइड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो क्या तुम्हारी मूवमेंट पॉसिबल होगी? नहीं होगी ना। तो लिपिड का नेचर है क्वासी फ्लूइड, इसी वजह से उस क्वासी फ्लूइड में प्रोटीन्स इजिली मूव कर सकते हैं। और किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? लेटरल डायरेक्शन में, ठीक है। दिस एबिलिटी, देखो एक बार डायग्राम में देखना, ये जो तुम्हें ब्लू दिख रहे हैं ये ब्लू है लिपिड के हेड। ब्लू क्या है? लिपिड के हेड। और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है ये लिपिड की टेल। तो ये जो लिपिड का नेचर है ये है क्वासी फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो तुम्हें दिख रहा है ना ऑरेंज कलर के, ये प्रोटीन है। क्या है ये? प्रोटीन। तो यहाँ प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट पॉसिबल है। क्यों है प्रोटीन्स की लेटरल मूवमेंट पॉसिबल? क्योंकि जो ये लिपिड बायलेयर है इसका नेचर कैसा है? क्वासी फ्लूइड। और ये बात किसने कही थी? सिंगर और निकोलसन ने। कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देखो फ्लूइड मतलब जो चीज लिक्विड हो, है ना। और मोजाइक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो तुम घर बना रहे हो, ठीक है। अब घर बनाते टाइम तुम्हारे घर में ना बहुत सारी टाइल्स बच गई, तो जो तुम्हारा यार्ड वाला एरिया है वहां पे तुमने क्या किया कि जो सारी बची हुई टाइल्स है ना उनको लगवा दिया वहां पे। तो अब जो पैटर्न बन गया ना उसको बोलेंगे मोजाइक पैटर्न। क्या बोलेंगे? मोजाइक पैटर्न, जिसमें अलग अलग टाइप की चीजें लगी हूँ। तो इस बायलेयर में तुम्हें बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें नहीं दिख रही। और लिपिड का नेचर कैसा है? फ्लूइड। तो इसीलिए सिंगर और निकोलसन ने अपना नाम मॉडल का नाम क्या दिया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कब दिया नाम? 1972 में। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। इसीलिए हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी है। मेम्ब्रेन के पास क्या है? फ्लूइडिटी। कैसे है मेम्ब्रेन के पास फ्लूइडिटी? कि लिपिड्स का नेचर है क्वासी फ्लूइड, इसीलिए वहां प्रोटीन्स का मूवमेंट हो सकता है इन विच डायरेक्शन? लेटरल डायरेक्शन, ठीक है। इसको हम मेजर करते हैं एज मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बोलेंगे। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. अब ये लाइन ऐसी है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, पर पॉइंट वाइज लिखना है इसको कि ये जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है, ये फ्लूइड नेचर किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला
सेल की ग्रोथ के लिए, पहला सेल की ग्रोथ के लिए, दूसरा इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाने के लिए, दूसरा क्या है इंटरसेल्यूलर जंक्शन बनाने के लिए। जैसे एक सेल अगर ये है और एक सेल ये है, इन दोनों को अपना मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है एक सेल से दूसरे सेल में, तो यहाँ पे बन जाएगा एक जंक्शन। क्या बन जाएगा? एक जंक्शन। ठीक है, वो जंक्शन कब बनेगा? जब इसकी मेम्ब्रेन फ्लूइड होगी तभी तो कुछ अपना ट्रांसपोर्ट करेगी ना दूसरे सेल के पास। ठीक है, तो पहला फंक्शन तो हमने क्या देखा? सेल ग्रोथ। दूसरा क्या देखा? फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन। इंटरसेल्यूलर जंक्शन मतलब दो सेल्स के बीच का जंक्शन। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएगा? सिक्रीशन। तीसरा क्या है? सिक्रीशन। फोर्थ है एंडोसाइटोसिस। फोर्थ क्या है? देखो, एक्सो वर्ड का मतलब होता है बाहर और एंडो वर्ड का मतलब होता है अंदर। तो सेल अगर कोई भी चीज अंदर लेगा ना तो उसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस। क्या होगा? एंडोसाइटोसिस। और अगर कोई चीज बाहर फेंक रहा है तो एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और लास्ट क्या आ गया? सेल डिवीजन। तो तुमने जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसका रोल किस किस में देखा? पहला सेल ग्रोथ, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, तीसरा सिक्रीशन, फोर्थ एंडोसाइटोसिस और फिफ्थ सेल डिवीजन। इन सब में किसका रोल होता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उनमें से एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स का क्या कराएगी? ट्रांसपोर्ट। जैसे ये सेल है, इस सेल के अंदर अगर किसी चीज को आना है, ठीक है, और वो चीज यहाँ अंदर आ नहीं सकती सेल के अंदर, तो उस चीज को अंदर तक लेके आएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन लेके आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या सेल के अंदर से बाहर किसी को जाना है तो बाहर भी कौन छोड़ के आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है जो ऐसे ही किसी को भी अंदर या बाहर नहीं आने जाने दे। ठीक है, चुन चुन के अंदर लेगा और चुन चुन के बाहर भेजेगा। ठीक है, जैसे हम भी हमारी क्लास में किसी को भी नहीं आने दे सकते ना, तो हम भी क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल। अब ऑप्शन में देगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब किसी को भी अंदर या बाहर नहीं आने देगी या जाने देगी। ठीक है, तो सेल के अंदर से अगर कोई चीज बाहर जानी है या बाहर से कोई चीज अंदर आनी है तो वो कौन डिसाइड करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो ट्रांसपोर्ट होता है, मान लो कोई एक मॉलिक्यूल था, वो सेल के अंदर ऐसे ही घुस गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, उसे कोई एनर्जी नहीं लगी, या सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल था, वो सेल से बाहर ऐसे ही निकल गया, उसको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है और उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रही तो वो ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसके बाद है न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर। न्यूट्रल सॉल्यूट का मतलब क्या है? तुम तीन चीजें पढ़ते हो केमिस्ट्री में, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, है ना। पॉजिटिव जिसपे पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, या फिर न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, क्या उन्हें मेम्ब्रेन के अक्रॉस आने जाने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी? नहीं होगी ना, वो नॉर्मली मेम्ब्रेन के अक्रॉस जा सकते हैं। तो पहला ट्रांसपोर्ट हम देख रहे हैं न्यूट्रल सॉल्यूट्स का। किसका? न्यूट्रल सॉल्यूट्स का। सॉल्यूट वर्ड सुना है तुमने? जैसे मैंने तुम्हें दे दिया, नमक दे दिया और पानी दे दिया, ठीक है, तो जो नमक है ना, नमक को हम बोलेंगे सॉल्यूट। नमक को क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। पानी को क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और इन दोनों का जो मिक्सचर बन गया ना उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन। तो नमक है सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट और दोनों का मिक्सचर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन।
दोनों का मिक्सचर क्या होगा, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमने देखे न्यूट्रल सॉल्यूट, क्या देखे, न्यूट्रल सॉल्यूट, मतलब जिन पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, वो मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाएंगे सिंपल डिफ्यूजन से। मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे जाएंगे, सिंपल डिफ्यूजन से। अब डिफ्यूजन का मतलब होता है जब भी कोई चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी नहीं लगती, कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो न्यूट्रल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट होगा या तो ऑप्शन में आएगा सिंपल डिफ्यूजन या आएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। क्या वाटर पे कोई चार्ज होता है, नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना वाटर एक, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, यहां बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद है मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन जो ये वाटर का ट्रांसपोर्ट होगा ना डिफ्यूजन के थ्रू, इसको हमने एक नया नाम दे दिया और वो नाम है ऑस्मोसिस। क्या है वो नाम, ऑस्मोसिस। कि देखो अगर न्यूट्रल सॉल्यूट्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है मेम्ब्रेन के थ्रू बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के, तो उसको बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन यही मूवमेंट अगर वाटर का हो रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और कुछ नहीं होता, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। या ऑस्मोसिस की एक और डेफिनेशन होती है, वाटर का ट्रांसपोर्ट तो तुम कहां से कहां देख रहे हो, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसका उल्टा अगर सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में बोले तो तुम कहना फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट। ठीक है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि जहां सॉल्यूट कम होगा वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा। जिस बोतल में नमक कम है वहां पानी ज्यादा, और जहां नमक ज्यादा है वहां पानी कम। तो या तो यूं बोलो कि वाटर का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या बोलो फ्रॉम लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. अब जो लिपिड बायलेयर है हमारी, लिपिड बायलेयर का हेड तो कैसा था, पोलर है ना, लेकिन टेल कैसी थी, नॉन पोलर, क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक थी। अब टेल नॉन पोलर है, जैसे हेड ने तो बाहर से किसी मॉलिक्यूल को उठा लिया, लेकिन उसको क्रॉस तो किसको करना पड़ेगा, टेल को, पर टेल तो है नॉन पोलर, तो बाहर से अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो इस नॉन पोलर पाथ को क्रॉस नहीं कर सकता। तो अब वो कहेगा कि मेरे लिए कोई रिक्शा लेके आओ, कोई बस लेके आओ, कोई टैक्सी लेके आओ जिसके थ्रू मैं मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकूं। अब जिसके थ्रू वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा उसको बोलते हैं कैरियर प्रोटीन। क्या बोलेंगे, कैरियर प्रोटीन। जैसे अगर तुम इस बोतल को उठा के बाहर लेके जा रहे हो तो तुम इसको कैरी कर रहे हो ना, तो तुम कैरियर होगे उसके। अब मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कैरियर प्रोटीन, जो बाहर से पोलर मॉलिक्यूल को उठाएंगे और जो लिपिड बायलेयर है वहां से उसको सेल के अंदर लेके आएंगे या सेल के अंदर से उसको बाहर भेजेंगे। बहुत ज्यादा टपक रहा है भाई यहाँ से पानी। ये भी बंद हो गया क्या, देखो ये सेल है, ये मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे क्या है, हेड है ना, और यहाँ पे भी क्या है, हेड, बीच में इन दोनों की टेल है ना, इसको मैं यूं बना रही हूं, यही प्रेजेंट है इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे, है ना। अब सेल के अंदर मान लो कोई पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। अब वो पोलर मॉलिक्यूल गया इस हेड के पास, यहाँ आया, तो हेड तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, पर टेल कैसी है, नॉन पोलर, तो ये इस पोलर मॉलिक्यूल को यहाँ से जाने नहीं देगा। या बाहर कोई पोलर मॉलिक्यूल था, वो पोलर मॉलिक्यूल आया, हेड तो एक्सेप्ट कर लेगा पर टेल उसको नहीं जाने देगी। मतलब पोलर मॉलिक्यूल अंदर या बाहर नहीं आ सकता। न्यूट्रल सॉल्यूट तो चला गया था सिंपल डिफ्यूजन से, पर पोलर मॉलिक्यूल नहीं क्रॉस कर सकता नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मेम्ब्रेन को। इसीलिए उसको जरूरत है कैरियर प्रोटीन की। किसकी जरूरत है, कैरियर प्रोटीन की, कि यहाँ मेम्ब्रेन में यहाँ प्रेजेंट होगा कैरियर प्रोटीन। क्या प्रेजेंट होगा, कैरियर प्रोटीन, जो इस पोलर मॉलिक्यूल को उठा के लाएगा और सेल के
अंदर डाल देगा, या अंदर है तो बाहर भेज देगा। समझे इस बात को? देखो, a few ions or molecules are transported across the membranes against their concentration gradient, that is from low concentration to high concentration। अब कुछ आयंस ऐसे हैं जिन्हें हम मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पर वो ट्रांसपोर्ट होगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, पर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो कुछ आयंस का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और ऐसे ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। इस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। ये क्या है? एक एनर्जी पे डिपेंडेंट प्रोसेस है, और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी एटीपी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी की। तो इस ट्रांसपोर्ट को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ऐसे ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है Na पॉजिटिव के पॉजिटिव पंप। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या इसका नाम? सोडियम पोटेशियम पंप। देखो, नेक्स्ट है सेल वॉल। एज यू मे रिकॉल, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall forms an outer covering of plasma membrane of fungi and plants। सेल वॉल का हमें पता है फंजाई में होगी, प्लांट्स में होगी, पर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। ये कह रहे हैं कि आप रिकॉल कर पा रहे होगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है फंजाई और मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक आउटर कवरिंग होती है, और उस आउटर कवरिंग का नाम है सेल वॉल। अब पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग होती है। सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग। दूसरी बात, सेल वॉल जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिजिड का मतलब होता है हार्ड। रिजिड का मतलब क्या होता है? हार्ड। तो सेल वॉल तुम्हें मिलेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर किस किस में मिलेगी? फंजाई में और कहाँ घूमो? फंजाई में और प्लांट्स में। ठीक है, पहली बात सेल वॉल नॉन लिविंग, दूसरी बात रिजिड। ठीक है, अब सेल वॉल जो है नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and provides barrier to undesirable macromolecules। देखो, नॉर्मल जो फंक्शन है सेल वॉल के वो हमें पता है। सेल वॉल हमने कहाँ पढ़ी थी? सेल एनवेलप देखा था हमने। सेल एनवेलप में हमने देखा था सबसे बाहर होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सबसे बाहर है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की साइड सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर नीचे सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल है वहां पे हमने देखा था सेल वॉल सेल को शेप देती है। सेल वॉल का काम है सेल को शेप देना। दूसरा काम हमने देखा था सेल वॉल का कि वो सेल को प्रोटेक्ट करती है। वो सेल को क्या करती है? प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। कोई भी अगर चोट लगी तो उससे सेल को प्रोटेक्ट करती। कौन? सेल वॉल। तो नॉर्मल जो फंक्शन हमने देखे थे सेल वॉल के वो क्या थे? पहला, गिव्स शेप टू सेल। दूसरा, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल। ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ और क्या क्या फंक्शन है सेल वॉल का? पहला फंक्शन है सेल टू सेल इंटरेक्शन। पहला फंक्शन क्या है? दूसरा है प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अनडिजायरेबल मतलब जिनकी सेल को लेने की इच्छा नहीं है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर ना आ जाएं, उसको भी कौन प्रिवेंट करेगा? सेल वॉल। तो सेल वॉल के टोटल हमने यहाँ पे 4 फंक्शन देख लिए। पहला फंक्शन है इट गिव्स शेप टू सेल। दूसरा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। और तीसरा है सेल टू सेल इंटरेक्शन। और फोर्थ है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेल के अंदर नहीं आने देगा। किसके ये फंक्शन? सेल वॉल के। अब एल्गे जो होती है ना, क्या एल्गे के पास सेल वॉल होती है? होती है। और एल्गे की सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। यहाँ इन्होंने बताए हैं 4-5 चीजें बताई हैं। पहला है सेलुलोज। पहला क्या है? सेलुलोज। दूसरा है गैलेक्टन। दूसरा क्या है? गैलेक्टन। तीसरा है मेनन। तीसरा क्या है? मेनन। फोर्थ है मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ क्या है? मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बस इतना पता था कि एल्गे की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, पर सेलुलोज के साथ साथ इन्होंने 3 चीजें और बताई हैं। पहला,
गैलेक्टन, दूसरा मैनन, तीसरा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक मिनरल है। वाइल इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ, जबकि अगर दूसरे प्लांट्स की, एल्गे क्या है, प्लांट ही है ना एक, लेकिन एल्गे को छोड़ के अगर दूसरे प्लांट्स की बात करें तो उनमें सेल वॉल बनी होगी, पहला सेलुलोज, दूसरा हेमीसेलुलोज, तीसरा पेक्टिन और फोर्थ प्रोटीन। एल्गे को छोड़ के और प्लांट्स के अंदर 4 चीजों से बनी होती है सेल वॉल, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और बाकी 2 पीस हैं पेक्टिन और प्रोटीन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन, इनसे बनी होती है प्लांट की सेल वॉल। लेकिन एल्गे की सेल वॉल बनी होगी सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है द सेल वॉल ऑफ अ यंग प्लांट सेल, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell। देखो, एक यंग प्लांट सेल अगर है, उस यंग प्लांट सेल के अंदर जो प्राइमरी वॉल है, उस प्राइमरी वॉल में ग्रोथ हो सकती है। प्राइमरी वॉल में क्या हो सकती है? ग्रोथ हो सकती है। तो यंग प्लांट सेल में ग्रोथ कौन सी वॉल में होगी? प्राइमरी वॉल में। कौन सी वॉल में ग्रोथ होगी? प्राइमरी वॉल में। अब प्राइमरी वॉल में ग्रोथ होगी, फिर धीरे धीरे ये प्राइमरी वॉल खत्म होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा तो प्राइमरी वॉल खत्म होनी शुरू हो जाएगी, डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, कम होनी शुरू होगी। अब बनेगी सेकेंडरी वॉल। कौन सी वॉल बनेगी? सेकेंडरी वॉल। और ये सेकेंडरी वॉल बनती है सेल के अंदर की साइड, ठीक है। तो बाहर की साइड क्या थी? प्राइमरी वॉल। क्या थी? प्राइमरी वॉल, जो थी कैपेबल ऑफ ग्रोथ, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होता है प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाती है और अब बनेगी सेकेंडरी वॉल। और सेकेंडरी वॉल जो है वो बनती है अंदर साइड में, ठीक है, इनर साइड ऑफ द सेल में। The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighboring cells together। अब जैसे एक सेल ये है और एक सेल ये है, इन दोनों सेल्स को जोड़ के रखने का काम होता है मिडल लैमेला का। किसका होता है काम? मिडल लैमेला का। और मिडल लैमेला बना होता है कैल्शियम पैक्टेट से। मिडल लैमेला किससे बना होगा? कैल्शियम पैक्टेट से। मिडल लैमेला का काम क्या है? 2 पड़ोसी सेल्स को आपस में जोड़ के रखना, ग्लू अप करके रखना, ठीक है। द सेल वॉल एंड मिडल लैमेला may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। अब जो सेल वॉल होती है और जो मिडल लैमेला होता है उसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा ऐसा तो है नहीं, तुमने पहली बार सुना है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ऐसे कनेक्शन है जिनसे एक सेल अपने मटेरियल को दूसरे सेल में भेज सकता है, एक्सचेंज हो सकता है मटेरियल का, ठीक है। तो सेल वॉल में और मिडल लैमेला में प्रेजेंट होंगे प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? 2 सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो 2 अलग अलग सेल्स के, पड़ोसी सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम है प्लाज्मोडेस्माटा का, जिनकी लोकेशन क्या है? सेल वॉल और मिडल लैमेला। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, एल्गे की सेल वॉल किस किस से बनी होगी? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो होगी एल्गे की। पर एल्गे को छोड़ के दूसरे प्लांट्स में सेल वॉल बनी होगी पेक्टिन और प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा मिडल लैमेला जो 2 नेबरिंग सेल्स को ग्लू करके रखता है, वो बना होगा कैल्शियम पैक्टेट से। किससे बना होगा? कैल्शियम पैक्टेट से। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नेक्स्ट क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। इतनी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बकवास सी दिखती है पर बहुत बार क्वेश्चन आता है इससे टेस्ट में। देखो क्या कहा जा रहा है कि हर एक जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, क्या हो गया? बस अब शांत। देखो, हर एक जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली का मतलब क्या है? ऐसी ऑर्गेनली जिसके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। हर एक जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनली होती है वो डिस्टिंक्ट होती है, वो अलग होती है दूसरी से। किस किस टर्म में? उसके स्ट्रक्चर वाइज और
फंक्शन वाइज, जैसे ये ऑर्गेनली है और ये एक ऑर्गेनली है, दोनों के अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, पहला स्ट्रक्चर वाइज और दूसरा फंक्शन वाइज, ठीक है। तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज, ठीक है। लेकिन बहुत सारी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनलीज ऐसी हैं जिन्हें हम एक साथ बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलते हैं? अब लाइन यहां से इंपॉर्टेंट है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम कई सारे ऑर्गेनलीज को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं। तो हम उनको एक साथ क्यों कंसिडर कर रहे हैं, उसका आंसर ये आएगा बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, क्योंकि उनके फंक्शंस क्या हैं? कोऑर्डिनेटेड। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या है? जैसे अब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब पढ़ेंगे। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोई काम कर रहा है, उसी काम को आगे पूरा करने में उसकी हेल्प कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। तो इन सब के जो काम है आपस में वो कैसे हैं? कोऑर्डिनेटेड है, मतलब ये कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे हैं, ठीक है, मिलजुल के काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने कई सारी ऑर्गेनलीज को डाल दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। क्यों डाला हमने कई सारी ऑर्गेनलीज को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? क्योंकि उनके फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। कैसे उनके फंक्शन? कोऑर्डिनेटेड, वो मिलजुल के काम कर रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में अब क्या क्या वो देखो, एंड ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसमें हमने देखा कई सारे ऑर्गेनलीज आएंगे। पहली ऑर्गेनली है ईआर। पहली क्या है? ईआर। ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। थर्ड है लाइसोसोम। थर्ड क्या है? लाइसोसोम। और फोर्थ है वैक्यूल्स। फोर्थ क्या है? वैक्यूल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनको मिला के हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या बोलेंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों बोल रहे हैं इनको मिला के एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बिकॉज देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, ठीक है। Since the functions of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of endomembrane system. Mitochondria, chloroplast और peroxisome, इनका फंक्शन इन चारों के साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मतलब ये इनके साथ मिलके काम नहीं करते। इसीलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को, पेरोक्सिसोम को और क्लोरोप्लास्ट को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने किस किस को रखा? ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। क्यों रखा? उनका फंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटेड है। पर माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम का इनके साथ फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसीलिए उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा। अब पहली ऑर्गेनली है हमारी ईआर। क्या है? ईआर। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स की कौन सी स्टडी की हमने? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मतलब एक यूकैरियोटिक सेल लिया और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। किससे देखा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा। तो उसके बाद हमें पता चला प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ tiny tubular structures scattered in the cytoplasm that is called ER। जब हमने यूकैरियोटिक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें मिला ER। क्या मिला? ER। अब ER जो है वो एक नेटवर्क है या रेटिकुलम है। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। मैंने तुम्हें रेटिकुलेट शेप भी बताई थी एनाटॉमी में, है ना। तो रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? नेटवर्क। तो हमें मिला एक नेटवर्क या रेटिकुलम। किसका? छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का। छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क मिला, या कहेंगे रेटिकुलम मिला, जो कि स्कैटर्ड था, फैला हुआ था। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। और उसको हमने बोला ER। क्या बोला? ER। तो हमने हमने एक यूकैरियोटिक सेल लिया, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमें साइटोप्लाज्म में ऐसे स्कैटर्ड मिले, फैले हुए मिले। क्या मिले? छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। क्या मिले? छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क बना हुआ था। छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का क्या बना हुआ था? नेटवर्क बना हुआ था। उस नेटवर्क को हम बोल सकते हैं रेटिकुलम, ठीक है। और वो जो नेटवर्क था वही था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Hence, ER divides the intracellular space into two distinct compartments, that is luminal
इनसाइड ER एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर यानी साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। अब हमने देखा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो इंट्रासेल्यूलर स्पेस है, इंट्रासेल्यूलर स्पेस मतलब सेल के अंदर का स्पेस या दो सेल के बीच का स्पेस, हाँ इंटर जब भी आए तो दो सेल के बीच की बात हो रही है, इंट्रा जब भी आए तो उसी सेल की बात हो रही है। तो इंट्रा सेल, जनता उठ गई भाई, इंट्रासेल्यूलर स्पेस मतलब सेल के अंदर की बात हो रही है। तो इस ER ने इंट्रासेल्यूलर स्पेस को दो कंपार्टमेंट्स में बांट दिया। कितने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया? दो कंपार्टमेंट्स में। अब जो ER के अंदर का स्पेस है ना उसको बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। देखो हमने यूकैरियोटिक सेल देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क मिला, उस नेटवर्क को हमने बोला ER। क्या बोला? ER। अब जैसे ये ER है, ठीक है, तो ER के जो अंदर का स्पेस है ना उसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। कौन सा कंपार्टमेंट? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। अब बाहर भी तो एक स्पेस है ना, तो वो स्पेस है साइटोप्लाज्म का। किसका? वो स्पेस साइटोप्लाज्म का। तो उस स्पेस को बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो तुम बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सेल को कितने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया? दो कंपार्टमेंट्स में। कितने कंपार्टमेंट्स में? दो में, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। अब the ER often shows ribosomes attached to their outer surface। जनरली क्या होगा कि ER की जो आउटर सरफेस है, जो बाहर वाली सरफेस है, उस पे प्रेजेंट होते राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होंगे? राइबोसोम्स। ER की कौन सी सरफेस पे? इनर या आउटर? आउटर। जनरली ER की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे राइबोसोम्स। अब ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम होंगे वो होगा RER, और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है वो होगा SCR। RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SCR मतलब अब ये जो दिख रहा है ना तुम्हें गोल गोल, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स मतलब दाना लाइक स्ट्रक्चर मानो तुम, ठीक है। अब जहाँ पे दाना लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा वो चीज रफ होगी या स्मूथ? रफ। मतलब जहाँ पे राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion। देखो हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखी थी राइबोसोम में कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये है तुम्हारे पास RER और ये SCR, तो इसमें से राइबोसोम किसके पास है? RER के पास। जिसके पास राइबोसोम है उसी के अंदर तो होगा ना प्रोटीन का सिंथेसिस, समझ रहे हो। तो जो RER है वो हमें उन सेल्स में मिलते हैं जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, सिंथेसिस में और सिक्रीशन में। प्रोटीन के सिंथेसिस में और प्रोटीन के सिक्रीशन में जो सेल्स इन्वॉल्व है उन सेल्स के अंदर हमें मिलेगा RER। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। अब जो हमारा RER है, RER क्या होगा? किसके साथ मिलेगा हमें? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ। जैसे ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सटेंसिव और कंटिन्यू है विद न्यूक्लियस। किसके साथ कंटिन्यू है? न्यूक्लियस के साथ। मतलब ER के पास में कौन प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। और ER अटैच्ड न्यूक्लियस की कौन सी मेम्ब्रेन से? आउटर मेम्ब्रेन से। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड बनते हैं SCR में। लिपिड कहाँ बनेंगे? SCR में। SCR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कहाँ बनते हैं? RER में। और लिपिड कहाँ बनेंगे? SCR में। इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। अगर एनिमल सेल की बात करें तो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन बनते हैं SCR में, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एनिमल सेल में क्या बनेगा? लिपिड लाइक
स्टीरॉयडल हार्मोन। लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन बनेंगे कहाँ पे? एससीआर में। पर किसके एससीआर में? एनिमल सेल। ठीक है, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन। ठीक है, करना